आंखें खुली तो देखा मैं वापस 18 साल की उम्र में खड़ी थी। वही पुराना पीला पड़ता हुआ क्लासरूम और वही घटिया बैकबेंचर्स जो मुझे देखते ही आपस में कोई शर्त लगा रहे थे। मुझे लगता है बेकी गिल को हाथ लगाने के लिए 20 पाउंड काफी होंगे। कोई ट्राई करना चाहेगा? कमीनी और भद्दी हंसी पूरे कोने में गूंज उठी। आखिर में सबने मिलकर तय किया, ल्यूक तू जा। ल्यूक वॉल्टन ने कॉलर सीधा किया और बोला, हाँ क्यों नहीं चलता है। मैंने चुपचाप अपना सिर डेस्क पर टिका लिया और आंखें बंद कर लीं। मैं बस इंतजार करने लगी कि ल्यूक कब मेरे पास आता है। ल्यूक ने मेरी डेस्क को थपथपाया। मैंने ऐसा नाटक किया जैसे मैं अभी अभी नींद से जागी हूं और अपना सिर उठाया। क्या है? स्कूल के बाद टाइम है क्या? मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, ल्यूक ने थोड़ा संभल कर कहा। मैंने उसे गौर से देखा। वह बहुत ही नॉर्मल दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सीरियसपन था। मैंने अपने चेहरे के भावों को एकदम सादा रखा और कहा, हाँ ठीक है, स्कूल के बाद मेरा इंतजार करना। इतना सुनते ही वह बड़े स्टाइल से घूमा और अपनी सीट की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, क्लास के बाकी लड़कों की दबी हुई हंसी सुनाई दी। मुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी कि उनके चेहरों पर कैसी गंदी मुस्कान होगी। साले जाहिल कहीं के। मैंने फिर से अपना सिर डेस्क पर रख लिया। समझ नहीं आ रहा था कि किस्मत मेरे साथ क्या खेल खेल रही थी, जो मुझे मेरी 18 साल की जिंदगी दोबारा जीने के लिए यहाँ भेज दिया। 18 साल की वो मनहूस उम्र। मेरा पेट भूख के मारे बुरी तरह कुलबुला रहा था। भूख मिटाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, बार बार पानी पीना। लंच ब्रेक के दौरान जब बाकी बच्चे थककर आराम कर रहे थे, मैं भूख के मारे बेंच पर लेटी हुई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए लड़कों की फुसफुसाहट साफ सुनाई दे रही थी। वे वीडियो गेम्स, कॉमिक्स, फुटबॉल और लड़कियों के बारे में बातें कर रहे थे और उन लड़कियों में मेरा भी नाम था। सुंदर है लेकिन कंगाल है। ऐसी लड़कियां हर स्कूल में बुलीज का आसान टारगेट होती हैं, लेकिन चूंकि मैं एक लड़की थी, इसलिए उनके दिमाग में मेरे लिए और भी घटिया और अश्लील ख्याल आ रहे थे। उन्होंने 20 पाउंड की शर्त लगाई थी और 10 साल पहले की उस जिंदगी में मैं वाकई 20 पाउंड के लिए स्कूल के पीछे वाले छोटे से जंगल में ल्यूक के साथ चली गई थी। उसने मुझे पैसे दिए और मैंने अपने कपड़े उतार दिए और फिर क्लिक, ल्यूक ने मेरी फोटो खींच ली। अगले ही दिन वह फोटो पूरे क्लास के ग्रुप चैट में वायरल हो गई। उसके बाद से सब मुझे 20 पाउंड कहकर बुलाने लगे थे। क्लास खत्म होते ही मैंने अपना बैग उठाया। ल्यूक क्लास से निकलने वाला पहला लड़का था। उसने मुड़कर कहा, चलो। मैं बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे चल पड़ी। हम स्कूल के मैदान से बाहर निकले और पीछे वाले उसी जंगल की तरफ बढ़ने लगे। ल्यूक बार बार पीछे मुड़कर मुझे देख रहा था, जैसे उसे डर हो कि कहीं मैं भाग न जाऊं। मैंने अपने खाली पेट पर हाथ रखा और आवाज दी, है। ल्यूक पीछे घूमा, क्या हुआ? हम बस पहुंचने ही वाले हैं। तेरा भागने का इरादा तो नहीं है ना? नहीं, मैंने कहा, लेकिन मुझे भूख लगी है। ल्यूक एक पल के लिए रुका, फिर उसने चिढ़कर अपनी जुबान से स्क की आवाज निकाली, अब तू क्या करना चाहती है? मुझे खाना खाना है। ल्यूक बहुत उतावला हो रहा था। वह अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन वह मुझे मना भी नहीं कर पाया। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने सिर हिलाया, ठीक है, पहले खा लेते हैं। मैंने एक फिश एंड चिप्स ऑर्डर किया और ल्यूक ने उसके पैसे चुकाए। वह फास्ट फूड शॉप बहुत ही पुरानी, गंदी और तेल से सनी हुई थी। ल्यूक वहां का खाना नहीं खा सकता था, इसलिए वह हाथ बांधकर बैठ गया और मुझे भूखों की तरह खाते हुए देखने लगा। उसने मुझे बड़ी नफरत से देखा और बोला, बेकी, पिछले जन्म में भूखी मरी थी क्या? मैंने उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मुझे याद नहीं था कि 18 साल की उम्र में भूख कैसी लगती है, लेकिन मुझे के ग्रैंड का वो जुल्म अच्छी तरह याद था। वो खूबसूरत औरत किसी वायरस की तरह अपनी बेटी को लेकर हमारे घर आई थी और देखते ही देखते उसने मेरे पिता के दिमाग पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद से मैं उस घर में एक लाचार, बेबस अनाथ बनकर रह गई थी।
उसके ग्रैंड बहुत चालाक थी। वह बिल्कुल नापतोल कर चलती थी कि एक इंसान को जिंदा रहने के लिए कितनी कैलोरी चाहिए। वह मुझे पैसे देने के मामले में बहुत सख्त थी। बस इतने पैसे मिलते थे जिससे एक सैंडविच आ सके। उसे खाकर कोई मरता तो नहीं, लेकिन जिंदगी नर्क जरूर बन जाती थी। भूख की वजह से मेरे अंदर पड़ने की ताकत ही नहीं बचती थी। मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा पाई ताकि घर के पैसे मुझ पर बर्बाद न हों। वो परिवार सिर्फ उसकी सगी बेटी को आगे बढ़ाना चाहता था। मैंने तसल्ली से अपना कांटा नीचे रखा। हो गया। ल्यूक तुरंत खड़ा हो गया तो फिर चलें। मैंने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। ल्यूक वहीं का वहीं थम गया। उसका पूरा शरीर जैसे एकदम से सुलग उठा था। उसका हाथ इतना गर्म था मानो किसी को झुलसा देगा। ओह, ये टीनेज हार्मोन्स कितने उबाले मारते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा गर्म ल्यूक की नजरें थीं। बेकी, उसने झुककर मुझे देखा। उसकी आवाज भारी हो चुकी थी। क्या तुझे पैसों की जरूरत है? मैं मुस्कुराई। कितना बकवास सवाल था। जाहिर है मुझे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए तो वह मेरे पास आया था, है ना? मेरे साथ जंगल में चल, ल्यूक ने कहा। मैंने अपना सिरनामे हिलाया। मेरा हाथ धीरे धीरे उसकी बाह से ऊपर की ओर बढ़ने लगा और मैं उसके और करीब आ गई, यहाँ तक कि हम दोनों का चेहरा एक दूसरे के बिल्कुल सामने था। मैंने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, क्यों न हम किसी होटल में चलें? उस अंधेरी संकरी गली में रात के वक्त होटल का नियॉन साइन चमक रहा था। ल्यूक ने सूखी थूक निगली। जैसे ही हम कमरे के अंदर गए, ल्यूक की सांसें भारी होने लगीं। उसने मुझे दरवाजे से सटा दिया। वो खुद पर काबू रखने की कोशिश कर रहा था। समझा जा सकता था। 18 साल की उम्र, कोई एक्सपीरियंस नहीं। वह पूरी तरह एक्साइटेड था, लेकिन आगे बढ़ने से झिझक रहा था। मैंने पूछा, क्या पहले शॉवर ले लें? तुम जाओगे या मैं? ल्यूक अचानक होश में आया। उसने मुझे एक शक भरी निगाह से देखा। शायद वह सोच रहा था कि मैं इतनी एक्सपीरियंस्ड कैसे लग रही हूं। मैंने बात संभालते हुए कहा, चलो पहले तुम ही चले जाओ। ल्यूक ने मुझे एक हिकारत भरी नजर से देखा और अपना बैकपैक मेरी गोद में फेंक दिया। मैं जल्दी आता हूं। कोई बात नहीं, आराम से जाओ, मैंने जवाब दिया। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा बंद हुआ, मैंने ल्यूक का बैग खोला और उसमें से कैमरा निकाल लिया। फिर मैंने होटल का फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। नीचे ब्यूटी पार्लर के बाहर जो औरत बैठी थी वह फ्री थी। उसका नंबर शीशे के दरवाजे पर लिखा हुआ था और मेरी आंखों की एक खासियत है, मैं जो एक बार देख लेती हूँ कभी नहीं भूलती। नंबर मिलाकर मैंने कमरे का नंबर दिया और फोन रख दिया। इसके बाद मैंने उसका वॉलेट निकाला जिसमें कैश की एक मोटी गड्डी थी। ल्यूक अमीर बाप की औलाद था। उसके पिता का हमारे शहर में सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर था। बाप ने उसे बिगाड़ रखा था और वो बिगाड़ सीधे कैश के रूप में दिखता था। ल्यूक के पास बहुत पैसे थे, लेकिन मैंने सिर्फ आधे पैसे निकाले। बाकी के आधे पैसे मिलने वाली सर्विस के लिए थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। ल्यूक भी नहाकर बाहर आ चुका था। वह बाथरूम से बाहर आते ही हैरान रह गया, लाइट्स क्यों बंद हैं? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बेड साइड की मध्यम लाइट में बिस्तर पर चादर के नीचे एक साया सा हिलता हुआ दिख रहा था। ल्यूक की सांसें और तेज हो गईं। उसकी आवाज कांपने लगी। उसने पुकारा, बेकी। वो आगे बढ़ा और नीचे झुका। उसकी कमर पर बाथरोब बंधा हुआ था, जिससे एक जवान लड़के की पतली पीठ साफ दिख रही थी। मैंने मजे लेते हुए अपने दांतों पर ज़बान फेरी। उस अंधेरे में सिर्फ उसकी भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। तभी उसने झटके से चादर हटाई। अंधेरे में दो कोमल बाहें ल्यूक के गले से लिपट गईं। ल्यूक बिस्तर पर गिर पड़ा और दो जिस्म आपस में उलझ गए। तभी मैंने कमरे की मेन लाइट्स ऑन कर दी। क्लिक। मैंने कैमरे में वो सीन कैद कर लिया। ल्यूक की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह पूरी तरह सन्न था और बिस्तर पर लेटी ब्यूटी पार्लर की वो औरत मुझ पर चिल्लाने लगी, ये क्या बकवास है, हमारी ये बात तो नहीं हुई थी। मैंने उस औरत को जरा रुकने का इशारा किया, फिर ल्यूक के सामने कैमरे को हवा में लहराते हुए एक
ठंडी मुस्कान दी। ल्यूक मानो किसी गहरे सदमे से जागा। उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला हो चुका था। बेकी, ये क्या बकवास है? 1000 पाउंड पर फोटो? मैंने उसकी तरफ उसका वॉलेट उछालते हुए कहा, मैंने अपना हिस्सा रख लिया है और तेरे पास इतने पैसे छोड़ दिए हैं जिससे तू इस मैडम का पेमेंट कर सके। फिर मैंने उस औरत की तरफ देखा, अपने पैसे इससे वसूल कर लेना। इतना कहकर मैंने उसका बैकपैक उठाया और बिना एक पल गवाए बाहर जाने के लिए मुड़ गई। ल्यूक बदहवासा बेड से कूदा और मेरे पीछे भागने की कोशिश करने लगा। रुको बेकी, वहीं रुक जाओ। साला, तुमने मेरे साथ गेम खेल दिया। तभी पीछे से उस औरत की चीखने की आवाज आई, अरे, तुमने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए हैं, मुझे छोड़ो, पहले पेमेंट करो। जब तक पैसे नहीं दोगे यहां से हिलने नहीं दूंगी। पीछे 2 आवारा कुत्तों की तरह जंग छिड़ चुकी थी और मैंने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। साले के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। जब मैं वाकई 18 साल की थी तब जिंदगी बहुत बेरहम थी। मैं बहुत नासमझ थी। उस उम्र में गरीब लड़कियों के पास सर्वाइवल का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, उनका शरीर ही उनकी इकलौती जमा पूंजी बन जाता है। ल्यूक के साथ की गई उस पुरानी डील ने मुझे 1 हफ्ते के खाने के पैसे तो दे दिए थे, लेकिन बदले में मेरा नाम और मेरी इज्जत हमेशा के लिए छीन ली थी। मेरी आधी अधूरी कपड़ों वाली तस्वीरें उन आवारा लड़कों के फोन में हमेशा के लिए कैद हो गई थीं। रोज मेरी डेस्क पर ऐसी पर्चियां मिलती थीं जिनमें बड़ी बदतमीजी से मेरी कीमत पूछी जाती थी। क्या 20 पाउंड काफी नहीं है? 30 पाउंड ले लो, कैसा रहेगा अगर हम सिर्फ देखें, छुए नहीं। लड़कियों ने मुझसे दूरी बना ली थी। जब भी वे मेरे पास से गुजरतीं तो जानबूझकर अपनी नाक सिकोड़ लेतीं और आपस में कानाफूसी करते हुए गंदी मुस्कान बिखेरतीं। मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो चुकी थी। किसी ने मुझे हाथ नहीं लगाया, किसी ने मुझे गाली नहीं दी, लेकिन उस खामोशी ने मुझे हर रोज बेइंतहा जख्म दिए। लेकिन अब मैं 18 की बेबस बेकी नहीं थी। 18 के इस जिस्म में अब 18 साल की बेवकूफ़ी नहीं, बल्कि 28 साल का तजुर्बा था और अब मैं इस खेल को बखूबी खेलना जानती थी। ल्यू किसी के लायक था। मैं रास्ते में एक धुन गुनगुनाती हुई खुशी खुशी घर की तरफ बढ़ रही थी। ये 1000 पाउंड मुझे अगले 6 महीने तक जिंदा रखेंगे। उसके बाद मैं ए लेवल्स के एग्जाम्स क्लियर करूंगी और इस शहर से बहुत दूर निकल जाऊंगी। अगले दिन ल्यू क्लास में बहुत लेट आया। उसका चेहरा किसी मुरझाए हुए फूल की तरह लटका हुआ था। मुझे भनक लग चुकी थी कि कल रात क्या कांड हुआ था। उसके पेरेंट्स को स्कूल बुलाया गया था। दरअसल उस ब्यूटी पार्लर वाली औरत ने मुझे बताया था कि ल्यूक ने पैसे देने से साफ मना कर दिया था, जिसके बाद होटल में जमकर हंगामा हुआ। होटल स्टाफ ने मामला बिगड़ता देख ल्यूक का स्टूडेंट आईडी कार्ड ढूंढ निकाला और सीधे स्कूल फोन घुमा दिया। स्कूल ने उसके रईस बाप को बुलाया और आखिरकार उसके बाप को ही पैसे चुकाने पड़े। कितना बेवकूफ लड़का है, इतनी छोटी सी बात को ईगो पर ले लिया। चुपचाप पैसे दे देता तो बात वहीं खत्म हो जाती। मैंने मन ही मन मुस्कुराते हुए अपने होंठ भींचे। ल्यूक की नजर मेरे चेहरे के भावों पर पड़ी और उसने मुझे इस तरह घूरा मानो वह मुझे जिंदा चबा जाएगा। मैंने एक ठंडी आह भरी और अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। ल्यूक की आंखों में गुस्सा उबल रहा था। तभी क्लास का एक लड़का गॉसिप के मजे लेने के लिए उसके पास आया। हे ल्यूक, कल का क्या सीन रहा, काम बन गया क्या? ल्यूक को आखिरकार अपने गुस्से का गुबार निकालने का मौका मिल गया। काम बन गया मेरे घंटे का। वह लड़का सहम गया। अरे ल्यूक, तुझे क्या हो गया है? भाड़ में जा। ल्यूक ने गुस्से में आकर सामने वाली डेस्क को जोरदार लात मारी। डेस्क के गिरने की कड़कड़ाती आवाज से पूरी क्लास सन्न रह गई। मैंने पीछे मुड़कर देखना भी मुनासिब नहीं समझा। मैं बस चुपचाप अपने हाथ में पेन घुमाती रही और अपनी नई स्टडी गाइड में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करती रही। ये तो बस एक छोटा सा सबक था। मैं अब दोबारा कभी खुद को 20 पाउंड वाली लड़की नहीं कहलवाना चाहती थी। भले ही 10 साल बाद इस निकनेम में
मुझे चोट पहुंचाने की ताकत नहीं बची थी। 28 साल की उम्र में मैं फौलाद की तरह मजबूत हो चुकी थी, जिस पर इन टीनेज ड्रामों का कोई असर नहीं होता। लेकिन इस वक्त इस 18 साल की उम्र में बेकी गिल को फर्क पड़ता था। क्लास खत्म होने के बाद ल्यूक ने मुझे फिर से एक कोने में घेर लिया, लेकिन इस बार मैं नरमी बरतने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। मैंने अपनी पलकें जरा सी उठाईं और कहा, रास्ते से हटो वरना मैं चिल्ला दूंगी। चिल्लाओ, शौक से चिल्लाओ, ल्यूक ने घमंड से हंसते हुए कहा। बेकी गिल, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे फंसाया, मैं इस बात को इतनी आसानी से नहीं भूलने वाला। मैंने अपना सिर थोड़ा टेढ़ा किया और मुस्कुराई। तो क्या करोगे, वापस उसी होटल में जाओगे? ये सुनते ही ल्यूक के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके चेहरे पर एक के बाद एक कई अजीब एक्सप्रेशंस आए। उसने अपना मुंह खोला, फिर कुछ सोचकर बंद कर लिया और आखिरकार थूकते हुए बदतमीजी से बोला, बाजारू औरत। मैंने तुरंत जेब से कैमरा बाहर निकाल लिया। ल्यूक झटके से भड़का, मेरा कैमरा मुझे वापस करो। मैंने शांत आवाज में पूछा, अब बताओ बाजारू कौन है? ल्यूक गुस्से के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और चेहरा लाल पड़ चुका था। मुझे ये सब देखकर बड़ा मजा आ रहा था। ल्यूक की चमड़ी अभी इतनी मोटी नहीं हुई थी, वरना वो इस फोटो को अपने जवान होने का मेडल समझकर घूमता। कमजोरों पर रौब झाड़ने का अब कोई फायदा नहीं था। मैंने कैमरा उसकी तरफ उछाल दिया, ये लो, पकड़ो। ल्यूक ने उसे लपका और तुरंत उसमें बटन दबाने लगा। शायद वह उस फोटो को डिलीट कर रहा था। काम खत्म करके उसने सिर उठाया और पूछा, क्या तुमने इसका बैकअप रखा है? तुम्हें क्या लगता है वह मेरा इकलौता दाव था? जाहिर है मैंने बैकअप ले रखा है। ल्यूक ने अपने दांत भींचे, तुम्हें चाहिए क्या? मैंने अपनी उंगली से उसे और करीब आने का इशारा किया। मेरी 18 साल की इस मासूम शक्ल के पीछे 28 साल की एक शातिर और बेरहम रूह छिपी थी। मैंने अपने नुकीले दांत दिखाए और चबाते हुए 2 शब्द कहे, दफा हो जा। मेरा उससे उलझने का कोई इरादा नहीं था। मेरी जिंदगी में पहले ही मुसीबतों का पहाड़ था। मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन मेरे रास्ते के सबसे बड़े रोड़े थे। मुझे अपनी सारी एनर्जी उनसे निपटने के लिए बचानी थी। उन्होंने मुझे एक बार बर्बाद किया था, मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दे सकती थी। और ल्यूक, वह तो मेरी कहानी का बस एक मामूली सा मोहरा था। अब मैं पहले की तरह रात के खाने पर भूखों की तरह नहीं टूटती थी। कैली, सौतेली माँ, ने मेरे इस बदलाव को बहुत जल्दी नोटिस कर लिया। पहले रात का खाना ही पूरे दिन में मेरा इकलौता ढंग का भोजन होता था, इसलिए मैं उसे ऐसे खाती थी मानो मेरी जान उसी में अटकी हो। लेकिन अब जब मैं दिन में 3 बार भरपेट खा रही थी तो रात के खाने को लेकर मेरे अंदर वो छटपटाहट नहीं बची थी। कैली को शक होने लगा था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। उसने चोरी छिपे मेरा स्कूल बैग, मेरा तकिया, मेरा बिस्तर सब खंगाल डाला, पर उसे कुछ नहीं मिला। वो हजारों पाउंड मैंने बड़ी चालाकी से डेलिया, सौतेली बहन, के बेड के नीचे छुपा दिए थे। वो उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, डेलिया ने अपने बेड पर बैठते हुए एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, तुम इसे हमेशा के लिए नहीं छुपा सकती। मॉम के पास तुमसे निपटने के बहुत तरीके हैं। उसने पूरे यकीन के साथ आगे कहा, बेकी, हमें पता है कि तुम कहीं से पैसे कमा रही हो। मैंने अपना सिर नीचे झुकाए रखा और अपनी किताब पर फोकस करने का नाटक किया, मानो मुझे उसकी कोई आवाज ही न सुनाई दे रही हो। डेलिया ने मुझे चेतावनी देते हुए कहा, वैसे इतनी पढ़ाई करने का क्या फायदा, अगर तुम एग्जाम्स पास भी कर लोगी तो भी मॉम तुम्हें आगे पढ़ने नहीं देंगी। मैंने अपनी आंखें घुमाकर उसकी तरफ देखा। डेलिया बोली, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। उसके चेहरे पर वही पुरानी घटिया सुपीरियरिटी, श्रेष्ठता का भाव था, जो मुझे ये एहसास दिला रहा था कि मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूं, वह मेरी हर कोशिश को पल भर में कुचल सकती है। मैंने ठंडे लहजे में कहा, ये मेरा घर है। डेलिया सन्न रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उससे इस तरह पलटकर बात करूंगी, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया, बल्कि तुरंत एक नकली मुस्कान चेहरे पर ले आई। अच्छा, और फिर क्या? उसने आगे कहा, बेकी, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगी।
मैंने उसे घूरते हुए कहा, चाहती हो टेस्ट करना? डेलिया ने कहा, देखते हैं कि असल में यह किसका घर है। मानो उसकी बात को सच साबित करने के लिए ठीक उसी वक्त दरवाजा बाहर से खुला और मेरे पिता चौखट पर आकर खड़े हो गए। मैं तुम दोनों के लिए रात का स्नैक लाया हूँ, उन्होंने कहा, तिल के लड्डू। डेलिया, इसे बेकी के साथ शेयर कर लेना। थैंक्स डैड। डेलिया ने आगे बढ़कर पैकेट ले लिया और उनकी तरफ प्यार से देखा। डैड ने उसके बाल सहलाए, फिर मेरी तरफ मुड़े। अभी तक पढ़ाई कर रही हो, ज्यादा देर तक मत जागना। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, डेलिया ने तिल के लड्डू का एक बाइट लिया और पूछा, चाहिए? मेरे जवाब का इंतजार किए बिना ही वह कमीनी हंसी, ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हें तो तिल से एलर्जी है ना। वह अपनी इस छोटी सी जीत पर बेहद फूली नहीं समा रही थी। मुझे बहुत जल्द समझ आ गया कि डेलिया की उस धमकी का असल मतलब क्या था। सोमवार की सुबह जब मिस्टर स्टोन के साथ हमारी होमरूम मीटिंग चल रही थी, कैली अचानक आंधी की तरह क्लासरूम के अंदर घुस आई। वह चिल्लाते हुए सीधे मेरे पास आई और सबके सामने तमाशा करने लगी, मुझे अभी के अभी जानना है कि तुमने घर से पैसे क्यों चुराए और उन पैसों से बाहर कौन से काले कारनामे किए हैं। बेकी, तुम इतनी गिरी हुई हरकतें नहीं कर सकती। सीन 1, क्लासरूम में हाई वोल्टेज ड्रामा। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस मुझसे कहो, मैं तुम्हें खरीद कर दूंगी। लेकिन तुम इस तरह चोरी नहीं कर सकती, बेकी। कैली ने कैमरे की तरफ देखते हुए इतने दुखी होने का नाटक किया मानो उसका दिल फटा जा रहा हो। क्लासरूम में मौजूद हर एक शख्स की नजरें मुझ पर टिक गईं। मैंने अपने चेहरे को एकदम पथरीला बनाए रखा। मैंने चोरी नहीं की। मुझे तुम्हारी बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। कैली ने चिल्लाते हुए मेरी डेस्क को खंगालना शुरू कर दिया। उसने मेरी किताबें, कॉपियां और पेन उठाकर नीचे फेंक दिए। पूरा फर्श बिखर गया। ठीक है, अगर तुम सीधे सीधे नहीं मानोगी तो मुझे खुद ढूंढने दो, फिर देखते हैं तुम क्या बहाना बनाती हो। मैं उसका खेल समझ चुकी थी। उसे लगा था कि मैंने वे पैसे स्कूल में कहीं छुपा रखे हैं, लेकिन जाहिर है उसे वहां कुछ नहीं मिला। मिस्टर स्टोन आखिरकार होश में आए और उन्होंने आगे बढ़कर कैली का हाथ पकड़ा। मिस ग्रैंड प्लीज, चलिए इस बारे में मेरे ऑफिस में बात करते हैं। हमें इस तरह क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हाँ, चलिए ऑफिस चलते हैं, कैली ने आंसू पोंछते हुए कहा। बेकी, तुम भी चलो। ऑफिस के अंदर कदम रखते ही कैली इस तरह फूट फूट कर रोने लगी जैसे उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। मिस्टर स्टोन, अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता तो मैं कभी स्कूल तक नहीं आती। बेकी इतनी बदतमीज और जिद्दी हो गई है कि बस। पर असल में हुआ क्या है? मिस्टर स्टोन ने पूछा। मेरे पर्स से 500 पाउंड गायब हैं और मेरे कमरे में बेकी के अलावा कोई नहीं गया था। मिस्टर स्टोन ने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा। बेकी, मैंने वो पैसे नहीं छुए, मैंने साफ लफ्जों में कहा, और उस घर में सिर्फ मैं अकेली नहीं रहती हूँ। कैली तुरंत चीखी, तो तुम्हारा मतलब है कि डेलिया ने चुराए हैं? बेकी, डेलिया मेरी बेटी है, मैंने उसे पाला है, मैं उसके कैरेक्टर को अच्छे से जानती हूँ। वह ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकती। मैंने एक ठंडी और हिकारत भरी मुस्कान दी। क्या वाकई? मेरी उस मुस्कान ने कैली के गुस्से में घी का काम किया। उसकी आंखों में एक पल के लिए जहर की चमक दिखी और वह बेहद जहरीले लहजे में बोली। बेकी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ तुम्हें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और तुम्हारे डैड भी अक्सर घर से बाहर रहते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें प्यार की कमी महसूस होती है, लेकिन तुम्हें पैसों की चाहे जितनी जरूरत हो, तुम चोरी नहीं कर सकती। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती? यह सुनते ही मेरे चेहरे के भाव पल भर में बदल गए। उसकी इतनी हिम्मत कि वह मेरी माँ का नाम अपनी गंदी जुबान पर लाए। मेरी माँ बेहद खूबसूरत और नेक दिल थी। ये औरत तो उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं थी। मैं एकदम सीधी खड़ी हुई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, अगर मेरी माँ को पता चलता कि मुझ पर इस तरह के झूठे और घटिया इल्जाम लगाए जा रहे हैं तो वो तुम्हारी जैसी चुड़ैल से लड़ने के लिए अपनी कब्र से उठकर बाहर आ जाती।
मिस्टर स्टोन ने मुझे बेहद शॉक होकर देखा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी हमेशा शांत रहने वाली स्टूडेंट ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकती है। कैली पागल हो गई और मेरी तरफ झपटने की कोशिश करने लगी। शांत हो जाइए मिस ग्रैन, प्लीज खुद पर काबू रखिए। मिस्टर स्टोन ने उसे पीछे ढकेला और फिर मुझे डांटते हुए बोले, बेकी तुरंत माफी मांगो। भाड़ में जाए माफी, मैंने कहा, घटिया औरत। ऑफिस में जैसे ही अफरा तफरी मची, मैं बिना किसी की परवाह किए मुड़ी और बाहर निकल गई। जैसे ही मैं बाहर आई, ल्यूक ऑफिस के दरवाजे के फ्रेम से टैक लगाकर खड़ा था। मैं बिना रुके उसके पास से गुजरने लगी। बेकी, ल्यूक ने मुझे आवाज दी, वो पढ़ाई की किताबों के पैसे वो मैंने ही तुम्हें दिए थे ना, तुमने उन लोगों को सच क्यों नहीं बताया? मैं वापस मुड़ी। ल्यूक की आंखों में इस वक्त मेरे लिए तरस साफ दिख रहा था। ओह, तो जनाब को मुझ पर दया आ रही थी, लेकिन मुझे उसकी ये फालतू की हमदर्दी बिल्कुल नहीं चाहिए थी। अपने काम से काम रखो, समझे? मैंने रुखाई से कहा। ल्यूक का चेहरा गुस्से और शर्म के मारे कई रंगों में बदल गया। उस रात जब मैं घर पहुंची तो मेरे कमरे का नजारा देखकर मेरा खून खौल गया। मेरे बिस्तर की हालत बदतर थी। कैली ने जानबूझकर मेरे सारे बिस्तर और चादरें धोकर गीली कर दी थीं। वो गीले कंबल जमीन पर कीचड़ के ढेर की तरह पड़े हुए थे। डेलिया दरवाजे पर खड़ी होकर मजे ले रही थी। मेरी मॉम की बेइज्जती करने का यही अंजाम होता है बेकी। डैड पूरे हफ्ते के लिए शहर से बाहर हैं, अब देखना है कि तुम किससे शिकायत करती हो। मैंने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। अगर डैड घर पर होते भी तो भी मैं उनसे शिकायत नहीं करती। वे वैसे भी मुझ पर कभी भरोसा नहीं करते थे। एक बार जब मैंने उनसे कहा था कि मुझे भरपेट खाना नहीं मिलता तो उन्होंने कैली से पूछा था, और उस शातिर औरत ने बड़ी सफाई से झूठ बोल दिया था। मैं तो ये सब बेकी की भलाई के लिए ही करती हूँ डैड। टीनेज लड़कियों का वजन एक बार बढ़ जाए तो घटाना बहुत मुश्किल होता है। बेकी इतनी सुंदर लड़की है, अगर यह मोटी हो गई तो कितना बुरा लगेगा। देखिए, मैं तो डेलिया के खाने पर भी पूरा कंट्रोल रखती हूँ। और मेरे भोले डैड ने उसकी हर बात पर यकीन कर लिया था। फिर बात पीरियड्स की आती थी। मेरे पास सैनिटरी पैड्स खरीदने के पैसे नहीं होते थे, इसलिए मुझे टॉयलेट पेपर की कई परतें बनाकर इस्तेमाल करनी पड़ती थीं। फिर भी खून के धब्बे मेरी ट्राउज पर लग जाते थे। मैं उन्हें रोज धोती थी। कैली ने एक दिन डैड के सामने बड़ी नासमझी का नाटक करते हुए पूछा था, क्या बेकी को ओसीडी सफाई की बीमारी है? डैड हैरान रह गए थे। तुम्हारा क्या मतलब है? उस वक्त मेरे हाथ साबुन के पानी में डूबे हुए थे और मैं कैली को देख रही थी। वह पूरी तरह कॉन्फिडेंट थी कि मैं एक मर्द से, चाहे वह मेरे पिता ही क्यों न हो, अपने शरीर की जरूरतों के बारे में खुलकर बात नहीं कर पाऊंगी। नतीजा ये हुआ कि मैं डैड की नजरों में ओसीडी वाली चिड़चिड़ी, खामोश और अजीब लड़की बन गई। मुझे अंदर ही अंदर तिल कर मारा जा रहा था और मैं सिर्फ बर्दाश्त कर सकती थी। भूख सहकर एक एक पैसा जोड़कर मैं पैड्स खरीदती थी जिनकी मुझे सख्त जरूरत थी। मेरी बदनसीबी देखिए, कुपोषण के बावजूद मेरे पीरियड्स हर महीने बिल्कुल टाइम पर आते थे और ब्लीडिंग भी बहुत हैवी होती थी। कितनी अजीब विडंबना थी। अगले दिन स्कूल में मिस्टर स्टोन मुझसे मिलने आए। मुझे लगा कि वह मुझे कल की बदतमीजी के लिए डांटेंगे, लेकिन उन्होंने बस मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेकी, मन लगाकर पढ़ाई करो। ल्यूक ने मुझे सब सच बता दिया है कि उसने तुम्हें पैसे उधार दिए थे। बस ए लेवल्स के एग्जाम्स खत्म होने तक हिम्मत मत हारना। मैंने सिर हिलाया और क्लासरूम में वापस आ गई। ल्यूक की नजरें लगातार मेरा पीछा कर रही थीं। मैंने बस एक बार उसकी तरफ देखा और बिना कोई एक्सप्रेशन दिए अपना मुंह फेर लिया। ल्यूक का चेहरा तुरंत उतर गया। तभी क्लास का एक लड़का उसके पास आया। ल्यूक, स्कूल के बाद वीडियो गेम खेलने चलें क्या? भाड़ में जा, ल्यूक ने चिढ़कर कहा। स्कूल खत्म होने के बाद ल्यूक ने मेरा रास्ता रोक लिया। मैं बहुत थक चुकी थी। मैंने कहा, अब तुम्हें क्या चाहिए? मैंने मिस्टर स्टोन के सामने तुम्हारा सारा मामला सॉर्ट आउट किया है।
मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। मैंने रुखाई से कहा, मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी थी। अपने काम से काम रखो। बेकी, क्या तुम कभी तमीज से बात नहीं कर सकती? ल्यूक चिढ़ गया। मैंने अपने कंधे उचकाए, अगर चाहते हो कि मैं तमीज से बात करूं तो मुझे रात का खाना खिलाओ। फ्री के खाने के लिए मैं अपनी ईगो को बीच में लाने वाली बेवकूफ नहीं थी। ल्यूक ने पूछा, वैसे जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे तुम उनका कर क्या रही हो? मैंने एक तंज भरी हंसी हंसते हुए कहा, तुम मेरे लगते क्या हो जो मैं तुम्हें सब बताऊं? अजीब बात थी कि इस बार ल्यूक को गुस्सा नहीं आया। उसने धीमे से पूछा, क्या वो औरत तुम्हारी सौतेली माँ थी? हाँ, और मेरी एक सौतेली बहन भी है। ल्यूक एक पल के लिए रुका, उसने मुझे गौर से देखा, फिर मुड़ते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें डिनर कराता हूँ। मैंने कोई आनाकानी नहीं की। मैंने फिश एंड चिप्स के साथ एक कोक भी ऑर्डर की। ल्यूक ने पूछा, बस इतना ही? अगर और कुछ चाहिए तो ऑर्डर कर सकती हो। स्ट्रॉ से कोक की चुस्की लेते हुए मैंने ल्यूक की तरफ देखा। एक पल के लिए मेरे दिमाग में एक बेहद शैतानी ख्याल आया, क्यों न मैं ल्यूक और डेलिया का टांका भिड़ा दूं। आखिर ल्यूक दिखने में हैंडसम था और स्कूल का पॉपुलर लड़का था। डेलिया समेत कई लड़कियां उसे बास्केटबॉल खेलते हुए दीवानों की तरह देखती थीं। मेरी पिछली जिंदगी में मैंने ल्यूक की वजह से नरक भोगा था। ये दोनों मतलबी लोग एक दूसरे के ही लायक थे। लेकिन फिर मैंने खुद को रोका, नहीं, जिंदगी के इस दूसरे मौके पर मैं अपने हाथों कोई नया पाप नहीं करना चाहती थी। जब डैड अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आए तब जाकर आखिरकार मुझे साफ सुथरा बिस्तर नसीब हुआ। उस शाम पूरा परिवार बाहर डिनर के लिए गया। एक शानदार रोशनी से जगमगाते रेस्टोरेंट में डैड ने अपनी ट्रिप से लाए हुए गिफ्ट्स बाहर निकाले। कुल 3 गिफ्ट्स थे, हम तीनों के लिए एक एक। कैली के लिए एक खूबसूरत नेकलेस था, जबकि डेलिया और मेरे लिए 2 ब्रेसलेट्स थे। कैली खुशी से झूम उठी, थैंक यू डार्लिंग। डेलिया ने भी बड़े मीठे लहजे में कहा, थैंक यू डैड। मैं बस खामोश बैठी रही। डैड ने मेरी तरफ देखा, बेकी तुम्हें ये पसंद नहीं आया क्या? मैंने जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है। तो फिर तुम इसे पहन क्यों नहीं रही हो? डैड ने पूछा। मैंने उनकी तरफ देखा। मेरे सामने बैठा ये शख्स कितना लापरवाह और अंधा था। उसने पिछले 10 सालों में कभी ये नोटिस ही नहीं किया था कि वह मेरे लिए जो भी गिफ्ट खरीद कर लाता था वह कुछ ही दिनों में घूम फिरकर डेलिया की कलाई पर सज जाता था। वह इस सच से बिल्कुल अनजान था। मैंने अपने होठों पर एक शातिर मुस्कान लाई और कहा, डैड मुझे अपने वाले से ज्यादा डेलिया वाला ब्रेसलेट पसंद आ रहा है। यह सुनते ही डेलिया का चेहरा पल भर के लिए फक रह गया। कैली ने माहौल को संभालते हुए तुरंत पासा फेंका, अरे तो इसमें क्या बात है? डेलिया, क्यों न तुम अपना ब्रेसलेट अपनी बहन के साथ एक्सचेंज कर लो। डेलिया पल भर में अपनी शौक वाली जोन से बाहर आई और चेहरे पर एक झूठी मीठी मुस्कान चिपकाते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं डैड। उसने तुरंत अपनी कलाई से ब्रेसलेट उतारा, बड़ी हमदर्दी जताते हुए उसे मेरी कलाई में पहनाया और बोली, बेकी मुझे पता नहीं था कि तुम्हें इस तरह का स्टाइल पसंद है। मैंने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया, जैसे मैं उसकी चमक देख रही हूँ। डैड के चेहरे पर सुकून की मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि घर का एक बड़ा कलेश बड़ी शांति से टल गया। वो खुलकर हंसे। उनकी इसी एक मुस्कान के लिए अपनी पिछली जिंदगी में मैं न जाने कितनी बार पीछे हटी थी, न जाने कितनी बार मैंने अपने हक का गला घोंटा था। लेकिन इस बार मैं पीछे हटने वाली बेवकूफ नहीं थी। मैंने झटके से वो ब्रेसलेट अपनी कलाई से निकाला और सामने टेबल पर रखी खौलती हुई फिश सूप की कटोरी में दे मारा। किसी दूसरे का उतरा हुआ माल मुझे नहीं चाहिए। घिन आती है मुझे इससे, मैंने बेहद ठंडे और कटीले लहजे में कहा। सूप की खौलती हुई बूंदें छपाक से डेलिया के चेहरे और कपड़ों पर गिरीं। वह अपनी सीट से उछली और पागल होकर चिल्लाई, बेकी तुम कमीनी। कैली ने बिजली की फुर्ती से आगे बढ़कर डेलिया का मुंह हाथ से दबा दिया। यह देखकर मुझे अंदर ही अंदर बड़ी हंसी आई। हाँ, उन्हें खुद पर कंट्रोल करना ही था।
समाज की नजरों में वो संस्कारी सीधी सादी बच्ची गाली कैसे दे सकती थी, और वो त्याग की मूरत बनी सौतेली माँ सबके सामने अपनी जुबान कैसे गंदी कर सकती थी। अब गुस्सा होने का हक सिर्फ डैड के पास बचा था। डैड का चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। बेकी, ये क्या बदतमीजी है, तुरंत डेलिया से माफी मांगो। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालीं। बिल्कुल नहीं। डैड का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह अपनी सीट से खड़े हुए और उन्होंने अपना हाथ हवा में उठाया। वह मुझे एक करारा तमाचा जड़ना चाहते थे, लेकिन उनके हाथ थोड़े हिचकिचाए। ठीक उसी वक्त कैली ने मौके का फायदा उठाते हुए रोना शुरू कर दिया। डार्लिंग, सब मेरी गलती है। मैंने इसकी सगी माँ की जगह ली है, इसलिए इसका मुझसे नफरत करना जायज है, लेकिन इसमें मेरी मासूम डेलिया का क्या कसूर है। डेलिया ने भी सुर में सुर मिलाते हुए रोना चालू किया। बेकी, प्लीज डैड पर गुस्सा मत निकालो। कैली के इन मगरमच्छ के आंसुओं ने डैड को अंदर तक उकसा दिया। उन्होंने अपना दिल पक्का किया और पूरी ताकत से अपना हाथ मेरी तरफ घुमाया। माफी मांगो। चटाक, एक जोरदार आवाज गूंजी, लेकिन वो थप्पड़ मेरे चेहरे पर नहीं पड़ा था। डैड वहीं के वहीं जम गए। डेलिया की सांसें अटक गईं। ल्यूक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ल्यूक मेरे ठीक आगे ढाल बनकर खड़ा था और उसने अपना एक गाल पकड़ रखा था। एक पल के शौक के बाद मैं होश में आई और मैंने उसे चिढ़कर अपने सामने से पीछे धकेल दिया। जब हम लोग एक परिवार ही नहीं हैं, तो इस पाखंडी टेबल पर साथ बैठकर खाना खाने का नाटक क्यों कर रहे हैं? मैं मुड़ी और बिना पीछे देखे रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। ल्यूक किसी साए की तरह मेरे पीछे पीछे रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। वह मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने चिढ़कर पूछा, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? ल्यूक ने ढीठों की तरह कहा, बस ऐसे ही। तो फिर दफा हो जाओ यहाँ से। ल्यूक का चेहरा अपमान के मारे सफेद पड़ गया। जाहिर है उसे हमेशा लड़कियों से शहंशाहों वाला ट्रीटमेंट मिलने की आदत थी। यह सिर्फ मैं थी जिसके सामने उसकी सारी हेकड़ी निकल जाती थी और उसका ईगो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने थोड़ा तमतमाते हुए कहा, बेकी, क्या तुम एक बार भी तमीज से बात नहीं कर सकती? मैं कर सकती थी, लेकिन मैं उस पर अपनी अच्छाई क्यों जाया करूं? उसने मेरी पिछली जिंदगी में मेरे साथ इतनी घटिया हरकत की थी, जिसकी वजह से मैं जीते जी नरक भोग चुकी थी, और इस नई जिंदगी में भी उसकी प्लानिंग वही थी। तुम्हें क्या लगता है ल्यूक, तुमने मिस्टर स्टोन के सामने मेरी बेगुनाही साबित कर दी और मेरे बदले एक थप्पड़ खा लिया तो मैं तुम्हारी पैर छूने लगूंगी? मैंने बेहद सर्द आवाज में कहा। ल्यूक वॉल्टन, मुझसे ये एहसानों का सौदा करना बंद करो। वह किसी गलत फहमी में था। अगर उसे लग रहा था कि इस देर से जागी हमदर्दी की वजह से मैं उसे माफ कर दूंगी। मैं अकेले आगे बढ़ गई, लेकिन पीछे से ल्यूक की गुस्से से भरी चीख सुनाई दी। तुमने ये सब जानबूझकर किया था, बेकी। तुमने जानबूझकर अपने डैड को भड़काया। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? मुझे मानना पड़ेगा कि ल्यूक का दिमाग तेज था। मैंने बिना मुड़े कहा, वह मेरा पर्सनल मैटर है। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ल्यूक ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और यह सच था। मेरी जिंदगी मेरी है और अपनी मदद मैं खुद कर सकती हूँ। घर लौटने के बाद कुरुक्षेत्र थमा नहीं था। मैंने कैली और डेलिया से माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद डैड ने अल्टीमेटम दे दिया कि जब तक मैं माफी नहीं मांगती इस घर में नहीं रह सकती। ये सुनकर मेरे होठों पर एक मुस्कान आ गई। ठीक है, तो फिर मैं ही ये घर छोड़ रही हूँ। डैड सन्न रह गए। मैंने आगे कहा, मैं स्कूल के हॉस्टल डॉर्मेट्री में शिफ्ट हो रही हूँ। कैली तुरंत अपने कमरे से बाहर भागी भागी आई। बेकी, उतावलेपन में कोई फैसला मत लो। ए लेवल्स के एग्जाम्स बिल्कुल सिर पर हैं। स्कूल के हॉस्टल में तुम्हारी पढ़ाई और आराम का कबाड़ा हो जाएगा। हाँ, एग्जाम्स पास आ रहे थे और वह नहीं चाहती थी कि मैं उसके चंगुल से बाहर निकलूं। वह मुझे हर हाल में अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती थी। मैंने डैड की तरफ देखा। मैं इस घर में सिर्फ एक ही शर्त पर रुकूंगी, अगर इस घर में हम दोनों में से कोई एक रहे, या तो मैं या डेलिया। डैड, फैसला आपके हाथ में है।
डैड बिल्कुल हक्के बक्के रह गए। बेकी, तुम इतनी बदतमीज। मैंने कैली की तरफ रुख किया और बेहद खौफनाक आवाज में कहा, या तो मुझे हॉस्टल जाने दो, वरना किसी दिन रात को सोते में मैं डेलिया का गला घोंट दूंगी। कैली की आंखें डर के मारे फटी की फटी रह गईं। उस वक्त मैं उन्हें किसी डायन या पागल औरत जैसी लग रही होगी, लेकिन अगर खुद को इस नरक से बचाने के लिए मुझे पागल बनना पड़े तो मुझे इस रोल से कोई परहेज नहीं था। आखिरकार डैड के तेवर ढीले पड़े। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारे पर बहुत निकल आए हैं ना। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर आज इस घर से कदम बाहर निकाला तो मेरी तरफ से तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। सोच लो। मैंने उन पर एक हिकारत भरी नजर डाली और मन ही मन हंसी। 18 साल की पुरानी बेकी शायद इस धमकी से डर जाती, लेकिन मैं नहीं। मैंने उसी रात अपना सारा बोरिया बिस्तर समेटा और घर से निकल गई। उस घर को छोड़ना मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। हॉस्टल की जिंदगी उतनी आसान नहीं थी, लेकिन शुक्र था कि मेरी रूममेट्स मेरी क्लास की नहीं थीं। हालांकि उनका बर्ताव मेरे साथ बेहद घटिया था। वे मुझे अछूत समझती थीं, मुझसे कटी कटी रहती थीं और मेरे पीठ पीछे सरेआम गॉसिप और बकवास करती थीं। मुझे नहीं पता था कि उनके पेट में क्या दर्द था, और सच कहूं तो मुझे रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। मेरे पास एग्जाम्स के लिए सिर्फ 2 महीने बचे थे और इस वक्त पढ़ाई के अलावा मेरे दिमाग में कुछ और नहीं था। अंतिम जीत के लिए मेरे अंदर बर्दाश्त करने की गजब की ताकत थी, लेकिन मेरी बर्दाश्त करने की हद उस दिन खत्म हो गई जब किसी ने मेरी पानी की बोतल उठाकर टॉयलेट पॉट के अंदर फेंक दी। मैंने कमरे के बीच में खड़े होकर तीखे लहजे में पूछा, यह हरकत किसने की है? कमरे में मौजूद तीनों लड़कियों में से किसी ने अपना मुंह नहीं खोला। सब अनजान बन गईं। कोई नहीं बताएगा, ठीक है। मैंने एक शैतानी मुस्कान दी, वॉश बेसिन के पास गई और उन तीनों के टूथब्रश वाले कप उठाए और ले जाकर सीधे टॉयलेट पॉट के अंदर ठूस दिए। अब इस गंदगी का मजा हम सब बराबर से चखेंगे। लिली जोर से चीखी, बेकी गिल, क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालीं। अगर दोबारा मेरे सामान को हाथ लगाया तो इससे भी बुरा अंजाम होगा। मैं तुम्हारी इन ओछी हरकतों को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही थी ताकि शांति बनी रहे, इसलिए नहीं कि मैं तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़कियों से डरती हूँ। लिली सिर्फ मुंह चलाना जानती थी, अंदर से वह एकदम खोखली थी। बाकी की 2 लड़कियां, मेबल और सिबिल, थोड़ी शांत थीं। मेबल ने तुरंत पल्ला झाड़ा, मैंने नहीं किया। सिबिल ने भी सुर मिलाया, मैंने भी नहीं किया। अब बची सिर्फ लिली। वह अपनी गर्दन अकड़ाकर खड़ी थी, मानो अपनी गलती मानने को तैयार ही न हो। उसने चिल्लाकर कहा, हाँ तो क्या हुआ अगर मैंने किया? बेकी, हम सबको पता है कि तुम एक नंबर की चोर हो। तुम झूठ बोलती हो और जानबूझकर ल्यूक को खसाने और रिझाने की कोशिश कर रही हो। मैंने अपनी आंखें थोड़ी छोटी कीं। ये बकवास तुमसे किसने कही? किसने कहा इससे तुम्हें क्या मतलब? हॉस्टल में सबको यह बात पता है। मैंने लिली को ऊपर से नीचे तक देखा। लिली डांस की स्टूडेंट थी और क्या गजब का इत्तेफाक था, डेलिया भी तो डांस क्लास में थी। तो इसका मतलब यह सारा रायता डेलिया ने फैलाया था। मेरे चेहरे के भाव देखकर लिली पल भर के लिए सकपका गई। उसके चेहरे पर डर साफ दिखा, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। हाँ, मुझे डेलिया ने ही बताया है। तो अब तुम क्या कर लोगी? क्या वो झूठ बोल रही है? वह सच कह रही है या झूठ? मुझे इस लिली को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं थी। मैं सीधे कुरुक्षेत्र के असली मोहरे यानी डेलिया से निपटूंगी। अगर उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वह पीठ पीछे मेरी बदनामी करती फिरे तो मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली थी। इस पूरी दुनिया में मुझे डेलिया से ज्यादा नफरत किसी और से नहीं थी। मुझे उसकी उस चालाकी से, उसकी उस ठंडी और खामोश बदतमीजी से नफरत थी। घर के बंद कमरों में वह मुझे नीचा दिखाने का, मेरा मजाक उड़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। वह अपना सारा जहर मुझ पर उगलती थी, लेकिन अब और नहीं। अगले दिन मैंने क्लासरूम के अंदर सबके सामने एक बाल्टी लाल पेंट सीधे डेलिया के सिर पर उलट दिया। मेरी प्यारी बहन,
मैंने उसकी हालत देखकर बेहद सुकून और खुशी से कहा, भीगी बिल्ली वाले इस नए लुक में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। पूरे क्लासरूम में सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा मानो वक्त वहीं ठहर गया हो। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और उसके बाद जो चीखें गूंजी, उसने पूरे कॉरिडोर को हिला दिया। डेलिया ने अपना चेहरा हाथों से छुपा लिया और पागलों की तरह हिस्टेरिकल होकर चिल्लाने लगी। क्लास के बाकी बच्चे उसके आसपास इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आकर मुझे हाथ भी लगा सके। मैंने उस खाली बाल्टी को वहीं फर्श पर पटका और बड़े टशन में वहां से वॉकआउट कर गई। अपनी इस दूसरी जिंदगी में पहली बार मुझे अंदर से वो असली और सच्ची खुशी महसूस हो रही थी। लेकिन मेरी वो खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि सामने से फिर वही शख्स आ रहा था जो मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। ल्यूक वॉल्टन। बेकी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने मुझे रोकते हुए बड़े ज्ञानी बाबा की तरह कहा। तुम जानते ही क्या हो मेरे बारे में, मैंने एक हिकारत भरी मुस्कान के साथ कहा। ये जनाब यहाँ बड़े अच्छे और शरीफ इंसान बनने का ढोंग कर रहे थे। इसे क्या पता कि हॉस्टल के उन कमरों में मैं किस नर्क से गुजरी हूँ। इसे क्या पता कि उस घर के अंदर मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मैं इस खेल को इतनी आसानी से खत्म नहीं होने दूंगी। अभी तो बस शुरुआत हुई है। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, अगले ही दिन मिस्टर स्टोन ने मुझे अपने ऑफिस में बुला लिया। उन्होंने मेरे सामने एक कागज रखते हुए कहा, बेकी, तुम्हें इस हरकत के लिए एक रिफ्लेक्शन लेटर, माफीनामा लिखना होगा। मैंने उनसे सीधे पूछा, क्या आप मेरे पेरेंट्स को नहीं बुलाने वाले? मिस्टर स्टोन ने चश्मा ठीक करते हुए जवाब दिया, मैंने तुम्हारे डैड को फोन किया था, लेकिन फोन तुम्हारी सौतेली माँ ने उठाया। उन्होंने कहा कि वह समझती हैं कि ये तुम दोनों बहनों के बीच की कोई गलतफहमी थी और वह तुम्हें बिल्कुल भी दोष नहीं दे रही हैं। उन्होंने थोड़ा रुककर मुझसे कहा, बेकी, मुझे लगता है कि तुम उन लोगों को लेकर थोड़ी ज्यादा कड़वाहट रख रही हो। मैंने बिना कोई दिलचस्पी दिखाए बस एक जैसी आवाज निकाली। मैं मन ही मन मुस्कुराई कि कैली कितनी शातिर है। वह इतनी बड़ी दरियादिली का नाटक करके मुझे वापस उस घर के जाल में फंसाना चाहती थी, ताकि डैड की नजरों में उसकी इमेज एकदम देवी जैसी बन जाए। एक बार मैं उस घर के बंद दरवाजे के पीछे पहुंच जाती तो वह मुझे फिर से घुट घुट कर मरने के लिए छोड़ देती, लेकिन मैं उसके इस झांसे में आने वाली नहीं थी। अगर आपकी बातें खत्म हो गई हों तो मैं जाऊं, मैं काफी बिजी हूं, मैंने खड़े होते हुए कहा। जब तक डेलिया मेरे रास्ते में नहीं आती, मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। ए लेवल्स के एग्जाम्स का काउंटडाउन शुरू हो चुका था और पूरी क्लास में मुझसे ज्यादा नर्वस कोई नहीं था। मैं जानती थी कि कैली इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। वह अंदर ही अंदर कोई ऐसी खिचड़ी पका रही थी जिससे मैं एग्जाम्स में फेल हो जाऊं। उसके पास चालों का पूरा बंडल था, इसलिए मैं अपनी ढाल कमजोर नहीं कर सकती थी। मुझे हर पल चौकन्ना रहना था, बिना पलक झपकाए। लेकिन डेलिया आखिरकार 18 साल की ही तो थी, उसके पास कैली जैसा शातिर दिमाग नहीं था। मैंने सबके सामने उसके सिर पर लाल पेंट डालकर उसकी जो बेइज्जती की थी, उसका बदला लेने के लिए वो अब मुझे पूरी तरह बर्बाद करना चाहती थी। मुझे हर वक्त महसूस होता था कि कोई मुझ पर नजर रख रहा है। शाम की एक्स्ट्रा स्टडीज के बाद जब मैं हॉस्टल लौटती तो अंधेरे में एक बेहद गंदी और जहरीली निगाह मेरा पीछा करती थी। मुझे साफ दिखाई नहीं देता था कि वह कौन है, लेकिन उसका होना महसूस होता था। ऊपर से हॉस्टल रूम में लिली भी हर वक्त चोर नजरों से देखती रहती थी कि मैं क्या कर रही हूँ। मुझे पूरा शक था कि वह किसी और के इशारे पर मेरी जासूसी कर रही थी। उस दिन के बाद से मैंने रात को अकेले हॉस्टल आना बंद कर दिया और हमेशा बच्चों की भीड़ के साथ ही लौटने लगी। ल्यूक ने शायद मेरी इस घबराहट को नोटिस कर लिया था। एक दिन उसने रास्ते में मुझे रोककर कहा, बेकी, चलो मैं तुम्हें हॉस्टल तक ड्रॉप कर देता हूँ। इस बार मैंने मना नहीं किया। हम दोनों हॉस्टल की तरफ चुपचाप बढ़ रहे थे, तभी ल्यूक ने खामोशी तोड़ते हुए पूछा, तुम आगे कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हो? कोई भी यूनिवर्सिटी चलेगी, मैंने बिना देखे जवाब दिया, बस वो इस शहर से बाहर होनी चाहिए।
क्या कोई खास जगह है जहां तुम जाना चाहती हो? ल्यूक ने फिर पूछा। इस नर्क को छोड़कर कहीं भी, जहां से मैं इस जगह को हमेशा के लिए पीछे छोड़ सकूं। ल्यूक के कदम वहीं रुक गए। वह मेरे सामने आकर खड़ा हुआ, उसका मुंह कुछ बोलने के लिए खुला और बंद हुआ, जैसे शब्द उसके हलक में फंस रहे हों। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर कहा, तो क्या तुम मेरे साथ? बिल्कुल नहीं, मैंने बिना एक पल गवाए उसका वाक्य पूरा होने से पहले ही जवाब दे दिया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम वजह अच्छे से जानते हो ल्यूक, इसलिए मुझसे दोबारा मत पूछना। मैं उसे उन बातों की सफाई नहीं देना चाहती थी जो वह पहले से जानता था। मेरा ये बेरुखा जवाब सुनकर ल्यूक गुस्से से तमतमा उठा और उस दिन के बाद से उसने मुझे हॉस्टल छोड़ना बंद कर दिया। और जैसा कि कहानियों में होता है, वह वीकेंड की एक बेहद सुनसान रात थी। पूरा कैंपस डरावने तरीके से खाली पड़ा था। जैसे ही मैं अपनी क्लास की बिल्डिंग से बाहर निकली, मुझे हवा में कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। मैंने तुरंत अपनी जेब से अपना क्राफ्ट नाइफ, छोटा चाकू, निकालकर हथेली में छुपा लिया। तभी अचानक पीछे से किसी ने आकर जोर से मेरे मुंह और नाक को अपने भारी हाथ से भींच दिया। उसका हाथ इतना बड़ा और मजबूत था कि मेरी सांसें अटक गईं। चुपचाप खड़ी रहा। उसने मेरे कान के पास फुसफुसाया और मुझे घसीटते हुए पास के घने पेड़ों की तरफ ले जाने लगा। उसकी भारी और डरावनी सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थीं। उसने मुझे पूरी ताकत से जमीन पर पटका और अपनी भारी भरकम बॉडी से मुझे नीचे दबा दिया। तो तू ही बेकी गिल है, उसने मेरा चेहरा दबोचते हुए एक गंदी हंसी हंसी। दिखने में तो वाकई पटाखा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा डेलिया ने बताया था। मैं उसके हाथ के नीचे से सिर्फ कुछ दबी हुई आवाजें ही निकाल पा रही थी। क्या फुसफुसा रही है? उसने थोड़ा ढीला करते हुए अपना हाथ मेरे मुंह से हटाया। मैंने अपना मुंह खोला, लेकिन डर और कमजोरी की वजह से आवाज नहीं निकली। क्या कहा? जरा जोर से बोल। वो अपनी गंदी मुस्कान के साथ मेरे और करीब झुका। बस यही वो मौका था जिसका मैं इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसका चेहरा मेरी जद में आया, मैंने पूरी ताकत से अपना क्राफ्ट नाइफ उसकी गर्दन की तरफ दे मारा। मर जा साले। लेकिन उस कमीने के रिफ्लेक्सेस बहुत तेज थे। वह आखिरी पल में थोड़ा पीछे हटा, जिससे चाकू उसकी खाल को चीरता हुआ निकल गया। खून की बूंदें टपकीं, लेकिन अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। कमीनी चुड़ैल। उसने मुझे एक जोरदार तमाचा जड़ा, जिससे मेरे मुंह का जायका कड़वा हो गया। मैं तो तेरे साथ नरमी से पेश आने वाला था, लेकिन तू सीधे लातों के भूत जैसी है। उसने बदतमीजी से मेरे कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। मैंने अपने हाथ पैर दांत सब चला दिए। मैं पागलों की तरह छटपटा रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत समेटकर उसके पैरों के बीच जोरदार लात मारी, जिससे उसके मुंह से एक कराह निकली। ठीक उसी वक्त ल्यूक कहीं से अंधेरे में से कूद कर आया और उसने पीछे से उस गुंडे को दबोच लिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? मैं दूर गिरकर खांसने लगी और अपने गले को पकड़ लिया, लेकिन ल्यूक उस भारी भरकम आदमी के सामने कमजोर पड़ रहा था। उस गुंडे ने ल्यूक को जमीन पर पटककर दबोच लिया था। मैंने बिना वक्त गवाए जमीन से एक भारी पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उस हमलावर के कंधे पर दे मारा। आह! वह दर्द से चीखा। ल्यूक को मौका मिल गया। उसने उसे ढकेला और फुर्ती से उठकर मेरा हाथ पकड़ लिया। भागो बेकी। मैंने झटका देकर अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ाया। तुम्हारा फोन कहाँ है? क्या? ल्यूक हैरान रह गया। अपना फोन निकालो और पुलिस को कॉल करो, मैंने चिल्लाकर कहा। क्या पुलिस? ल्यूक थोड़ा हिचकिचाया। अगर हमने पुलिस को बुलाया तो तुम्हारी बदनामी। मैंने मुड़कर उसे एक ऐसी तीखी नजर से देखा कि ल्यूक ने तुरंत अपने कांपते हाथों से नंबर डायल कर दिया। वह रात वाकई शहर के इतिहास में एक बड़ा तूफान लाने वाली थी। पुलिस स्टेशन के अंदर उस लड़के ने पुलिस के डर से सब उगल दिया कि किसी ने उसे सिर्फ मुझे डराने के लिए पैसे दिए थे। हाँ, उसने कहा कि उसका इरादा सिर्फ डराने का था, लेकिन मैंने पुलिस के सामने साफ कहा कि यह सीधे सीधे एक जानलेवा हमला और बुलिंग थी। मेरे शरीर पर पड़े नीले निशान इसका सबूत थे और ल्यूक चश्मदीद गवाह।
कुछ ही घंटों में स्कूल के स्टाफ और पेरेंट्स को समन भेजकर बुला लिया गया, जिसमें डेलिया भी शामिल थी, जो इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड थी। वह पुलिस के सामने बेहद मासूम और लाचार बनने का नाटक कर रही थी। सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कभी किसी से बेकी को परेशान करने के लिए नहीं कहा। वह मेरी सगी बहन जैसी है, मैं भला उसके साथ ऐसा क्यों चाहूंगी। वह लड़का जेल जाने के डर से भड़क उठा। डेलिया, तुम झूठ बोल रही हो। तुमने ही मुझसे ये सब करने को कहा था। डेलिया ने तुरंत अपनी आंखें नीची कर लीं और रोने लगी। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो और शायद तुम मेरी बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे, लेकिन भगवान के लिए झूठ मत बोलो, मैंने तुमसे कभी ऐसा करने को नहीं कहा। कैली ने तुरंत बीच में कूदकर पासा पलटा। इंस्पेक्टर साहब, डेलिया और बेकी दोनों बहनें हैं। कुछ दिन पहले इनके बीच एक छोटा सा झगड़ा हुआ था। हो सकता है डेलिया ने क्लास में अपने दोस्तों के सामने बस अपना दुखड़ा रोया हो। इस उम्र के लड़के बड़े उतावले होते हैं। इसने खुद ही आगे बढ़कर यह बेवकूफ़ी कर दी। वह लड़का चिल्लाया, तुम सब झूठ बोल रही हो। लेकिन जाहिर है वह लड़का कैली और डेलिया की उस शातिर जुगलबंदी के सामने टिक नहीं पाया, खासकर तब जब मेरे डैड भी उनकी सपोर्ट में खड़े थे। मेरे डैड ने पुलिस ऑफिसर से हाथ जोड़कर कहा, ऑफिसर, जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। डेलिया वैसी बच्ची नहीं है। वह बहुत ही सीधी और संस्कारी लड़की है। मैंने उनकी बात सुनकर एक गहरी और कड़वी हंसी हंसी। ल्यूक मेरे बगल में बैठा था। उसने धीरे से कहा, सब ठीक हो जाएगा बेकी। मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में फिर वही तरस था, लेकिन मैं रोने वाली नहीं थी। चूंकि वो सब माइनर्स, नाबालिग थे, इसलिए मामला आपसी समझौते पर आकर टिक गया। मेरे डैड ने मेरी तरफ से आगे बढ़कर उस हमलावर लड़के को माफ कर दिया और केस रफा-दफा कर दिया। बेकी, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। डैड ने बाहर आकर मुझसे कहा, इस बात का बतंगड़ बनाने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। एक जवान लड़की की इज्जत और रेपुटेशन बहुत कीमती होती है। हाँ, एक लड़की की इज्जत बहुत कीमती होती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें मेरी इज्जत की फिक्र थी या अपनी लाडली डेलिया की। मैंने उनके सामने खड़े होकर एक ठंडी मुस्कान दी। डैड, आज इस पुलिस स्टेशन के बाहर मेरे और डेलिया के बीच में से किसी एक को चुन लीजिए। डैड के मुंह पर जैसे ताला लग गया। वह बिल्कुल खामोश रहे। जब से मैं हॉस्टल शिफ्ट हुई हूँ, क्या आप एक बार भी मुझसे मिलने आए? मैंने अपनी आवाज को एकदम सपाट रखते हुए पूछा। क्या आपने कभी पूछा कि मुझे पैसों की जरूरत है? क्या आपने मेरी हॉस्टल की फीस भरी? क्या आपको पता भी है कि मैं वहाँ हर रोज भूखे पेट सोती हूँ? डैड के चेहरे पर एक गहरा शौक था। तुम ये क्या बकवास कर रही हो बेकी? देखा, आपको मेरे बारे में कुछ नहीं पता। मैंने अपने हाथ हवा में फैलाए। तो इसका मतलब आप अपना फैसला बहुत पहले ही ले चुके हैं। अपनी 28 साल की उम्र में मैंने खुद को बहुत समझाया था। मैंने खुद से कहा था कि अब मेरे पास जिंदगी में सब कुछ है, पैसा है, रुतबा है, इसलिए मुझे अपने बूढ़े पिता को माफ कर देना चाहिए। इसी हमदर्दी के साथ मैं 10 साल बाद अपने उस पुराने शहर में वापस लौटी थी। मुझे लगा था कि इन 10 सालों में जब मैं अचानक गायब हो गई थी तो मेरे डैड ने मुझे बहुत मिस किया होगा। मेरे जाने के गम में वह अंदर से टूट गए होंगे, बूढ़े और कमजोर हो गए होंगे। लेकिन जब मैं अपने उस पुराने घर की गली के मोड़ पर पहुंची तो हकीकत का तमाचा मेरे चेहरे पर लगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वह और कैली बाजार से थैले हाथ में लिए वापस आ रहे थे। दोनों ने एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल रखा था और वे हंस हंसकर इस तरह बातें कर रहे थे मानो दुनिया के सबसे सुखी और रोमांटिक कपल हों। मैं बिल्कुल उनके पास से गुजरी। मेरे डैड, उन्होंने मुझे पहचान तक नहीं। उनकी नजरें मुझ पर पड़ीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजनबी को देखने के अलावा कोई भाव नहीं था। वह अपनी ही बेटी को भूल चुके थे। कितना मजाक था ये। उसी दिन के बाद से मैंने उनसे उम्मीद का आखिरी धागा भी तोड़ दिया था। अब जून का महीना आ चुका था और ए लेवल्स के एग्जाम्स में सिर्फ एक हफ्ता बाकी था। मैंने बिना किसी को बताए हॉस्टल का कमरा खाली कर दिया और स्कूल के पास ही एक छोटे से होटल में कमरा ले लिया।
मैं नहीं चाहती थी कि एग्जाम्स के आखिरी दिनों में कोई भी ड्रामा मेरी पढ़ाई को डिस्टर्ब करे। लेकिन न जाने कैसे ल्यूक वॉल्टन ने मेरा पता ढूंढ निकाला। वह अचानक मेरे होटल के कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसने मुझे देखते ही बड़े हक से पूछा, बेकी, तुम यहाँ एक होटल के कमरे में क्यों रह रही हो? तुम मेरी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी नहीं ले रहे हो? मैंने अपनी चिरपरिचित ठंडी मुस्कान के साथ उसका मजाक उड़ाया। ल्यूक एक पल के लिए ठिठका, फिर उसने अपनी नजरें चुरा लीं। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस तुम्हारे हालात देखकर तरस आता है। मैंने हाथ आगे बढ़ाया, अगर वाकई तरस आता है तो मुझे 1000 पाउंड और उधार दे दो। उसने बिना कोई आनाकानी किए थोड़े भारी मन से अपना वॉलेट निकाला और नोटों की एक मोटी गड्डी मेरी हथेली पर रख दी। मैंने उन नोटों को कसकर पकड़ लिया। मन ही मन मैंने सोचा कि पिछली जिंदगी में उन 20 पाउंड ने मेरी 18 साल की मासूम जिंदगी को नर्क बना दिया था। आज 10 साल बाद मैंने 100 गुना ब्याज के साथ अपना हिसाब बराबर कर लिया था। अब ल्यूक और मेरा हिसाब चुकता हो चुका था। मेरे दिल में अब उसके लिए कोई नफरत नहीं बची थी, यहाँ तक कि अब मुझे अपने डैड से भी कोई शिकायत नहीं थी। जब मैं अपना आखिरी एग्जाम देकर परीक्षा हॉल से बाहर निकली तो आसमान से जून की तपती धूप और कड़कड़ाती गर्मी बरस रही थी। उस तपती धूप के बीच डैड और कैली बाहर खड़े थे। कैली ने डेलिया को अपनी बाहों में भर रखा था और बड़े लाड़ प्यार से उससे पूछ रही थी कि उसका पेपर कैसा गया। तभी डैड की नजर मुझ पर पड़ी। मैं ठीक उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। उन्होंने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कुछ सोचकर रुक गए। आखिरकार उनके मुंह से बस इतना निकला, चलो घर चलें। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए एक सीधा सवाल किया, कौन सा घर डैड, मेरा कोई घर है क्या? ये सुनते ही उन्होंने अपने होंठ भींचे और उनके चेहरे पर एक चिढ़ साफ दिखाई दी। उन्हें लगा कि मेरा यह विद्रोही और अल्हड़ रवैया अब भी खत्म नहीं हुआ है। मैं बस मुस्कुराई, मुड़ी और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गई। वह कभी नहीं समझ पाएंगे कि इस एक मोड़ पर मैंने अपने आने वाले कल को हमेशा के लिए पा लिया था और अपनी पिछली जिंदगी की तरह मैं अपने बीते हुए कल को हमेशा के लिए पीछे छोड़ चुकी थी। एग्जाम्स खत्म होने के बाद मैंने एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में समर जॉब, गर्मियों की नौकरी पकड़ ली। ल्यूक रोज वहां खाना खाने के बहाने आ जाता था। वह मुझसे बार बार पूछता कि ए लेवल्स के रिजल्ट्स कब आ रहे हैं, मैं आगे कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊंगी, लेकिन मैं उसकी हर बात को अनसुना कर देती। जिस दिन रिजल्ट आया, डेलिया अपनी वही पुरानी घटिया मुस्कान लेकर मुझे नीचा दिखाने रेस्टोरेंट पहुंच गई। मैं छुट्टियों के लिए विदेश जा रही हूँ बेकी, डेलिया ने इतराते हुए कहा। मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे आए हैं और मैं लंदन में डांस की पढ़ाई करने वाली हूँ। वैसे तुम्हारा क्या रहा? मैंने काउंटर साफ करते हुए कहा, खुद ही अंदाजा लगा लो। डेलिया का चेहरा पल भर के लिए उतरा, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ भी गए तो क्या 2 महीने की इस नौकरी से तुम अपनी यूनिवर्सिटी की फीस भर लोगी? डैड के भरोसे तो बिल्कुल मत रहना। जानते हो उन्होंने क्या कहा? वो इंतजार कर रहे हैं कि तुम घुटनों के बलाकर उनसे माफी मांगो, वरना वो तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। ओह अच्छा, ऐसा कहा उन्होंने। मैंने बहुत ही शांत लहजे में जवाब दिया, बड़े अफसोस की बात है। तुम्हारे चेहरे पर ये घमंड किस बात का है? बेकी, डेलिया अपनी सीट से खड़ी हो गई। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब तुम भीख मांगती हुई मेरे और मेरी मॉम के सामने आओगी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ऐसा कभी नहीं होगा डेलिया, कभी नहीं। मैंने अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी और अपने मनपसंद शहर के लिए अप्लाई कर दिया था। ये सच था कि इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मुझे अच्छे से पता था कि पहले साल की फीस का जुगाड़ कैसे करना है। 18 साल की पुरानी बेकी शायद इस मोड़ पर बेबस हो जाती, लेकिन आज मैं वो पुरानी बेकी नहीं थी। डेलिया को अपनी जिंदगी में वो दिन कभी देखने को नहीं मिलेगा और डैड जिस माफी का इंतजार कर रहे हैं वो उन्हें इस जन्म में तो नहीं मिलने वाली, क्योंकि मैं ये शहर छोड़कर बहुत दूर जा रही हूँ। जिस दिन मेरा कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर, दाखिला पत्र आया, मैंने उसी वक्त अपने फ्लैट का नोटिस दे दिया और दूसरे शहर की ट्रेन का टिकट बुक कर लिया।
जब मैं अपना बैग पैक कर रही थी तभी ल्यूक को कहीं से भनक लग गई और वह बदहवा सा मेरे कमरे में आ धमका। तुम यहाँ से जा रही हो? मैंने बिना रुके अपना सामान बैग में डालते हुए सिर हिलाया। हाँ, लेकिन क्यों उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी थी। इतनी अचानक क्यों जा रही हो? यह अचानक नहीं है ल्यूक। मुझे वहां जल्दी पहुंचना होगा ताकि मैं अपनी फीस और रहने खाने के लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढ सकूं। ल्यूक को मेरी बातें समझ नहीं आ रही थीं। तो तुम वाकई कभी घर वापस नहीं जाओगी? उसे अभी भी लग रहा था कि यह सब बस मेरा कोई बचकाना खेल या गुस्सा है। मैंने अपना बैग बंद किया और उसकी तरफ देखकर कहा, ल्यूक, अब तक तुमने जो भी किया उस सब के लिए थैंक यू। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद हम कभी दोबारा न मिलें। ल्यूक को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। जब मैं अपना बैग उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ी तो वह मेरे पीछे चिल्लाया, क्यों बेकी, क्या तुम्हारे अंदर रत्ती भर भी ज़मीर नहीं है? मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, क्या तुम्हें मेरे लिए थोड़ी सी भी कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड महसूस नहीं होती? मैंने मुड़कर उसे आखिरी बार देखा। ल्यूक को लग रहा था कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। आखिरकार इस नई जिंदगी में उसने मुझे कोई चोट नहीं पहुंचाई थी। लेकिन मैं मन ही मन जानती थी, ल्यूक, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं भी होते तो भी मैं सरवाइव कर जाती। क्योंकि मुझे याद था, आज से ठीक 10 साल पहले ए लेवल्स के एग्जाम से ठीक एक रात पहले कैली ने मुझे जानबूझकर तीसरी मंजिल के बाथरूम में बंद कर दिया था। मैं घंटों चिल्लाई, मैंने दरवाजा पीटा, लेकिन उस घर में किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। आखिरकार अपनी परीक्षा देने के लिए मैंने बाथरूम की खिड़की का शीशा तोड़ा और तीसरी मंजिल से नीचे की तरफ उतरने लगी। उस कांच से मेरी उंगलियां बुरी तरह कट गई थीं। एग्जाम हॉल में जब मैं पेपर लिख रही थी तो मेरी उंगलियों से टपकता हुआ खून मेरी पेन की स्याही के साथ मिलकर आंसर शीट पर बिखर रहा था। नतीजा वही हुआ जिसकी कैली को उम्मीद थी। मैं एग्जाम में फेल हो गई और मुझे सुधरने का दूसरा मौका नहीं मिला। उस रात डैड और कैली लिविंग रूम में बैठकर मेरे भविष्य का फैसला कर रहे थे। डैड कह रहे थे कि मैं अभी बहुत छोटी हूँ, जबकि कैली बड़ी हमदर्दी जताते हुए सलाह दे रही थी कि मुझे किसी पार्लर में बाल काटने का काम सीख लेना चाहिए क्योंकि इस फील्ड में बड़ा स्कोप है। डेलिया अपने कमरे में बैठी मजे से तरबूज खा रही थी। उसने मुझे देखकर तंज कसा था, बेकी, जब तुम बाल काटना अच्छे से सीख जाओगी तो मैं तुम्हारे सैलून में जरूर आऊंगी। जब मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा तो तरबूज का लाल रस उसके होठों पर लगा हुआ था। वह मुझे किसी इंसानी शक्ल में छिपी चुड़ैल जैसी लगी। वह मुझे निगल जाना चाहती थी। वो लोग धीरे धीरे घूंट घूंट करके मेरी आत्मा को सोख रहे थे, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं थी। सालों से दबा हुआ मेरा गुस्सा और घुटन उस एक पल में ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। मैं पागलों की तरह डेलिया पर झपटी। मैंने उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ा और उसका गला अपनी उंगलियों से भींच दिया। डेलिया डर के मारे चीखने लगी। डैड ने मेरे बाल पकड़कर मुझे पीछे ढकेला और कैली अपनी बेटी को गले लगाकर रोने लगी। डैड मुझ पर चिल्लाए, बेकी, क्या तुम पूरी तरह पागल हो चुकी हो? हाँ, मैं पागल हो चुकी थी। अगर मैं उस नर्क में एक दिन भी और रुकती तो मैं वाकई अपना मानसिक संतुलन खो देती। इसलिए मुझे वहां से भागना पड़ा। अपने बैग में सिर्फ अपना आईडी कार्ड और कुछ 100 पाउंड लेकर मैं रात के अंधेरे में साउथ दक्षिण की तरफ जाने वाली ट्रेन में बैठ गई। मेरी शुरुआत एक मामूली बर्तन धोने वाली लड़की के तौर पर हुई थी। उस छोटे से गंदे चौल जैसे कमरों, ग्रुप लीसिंग के गलियारों में हमेशा मर्दों की गंदी और भूखी नजरें मेरा पीछा करती थीं। मैं कमरे के अंदर आते ही दरवाजे पर भारी अलमारी अड़ा देती थी और तकिए के नीचे हमेशा एक धारदार चाकू रखकर सोती थी। मैंने बरसों तक कभी चैन की नींद नहीं सोई, कभी बीमार पड़ने की हिम्मत नहीं की। बगल के कमरे का बूढ़ा जानबूझकर रात को टीवी की आवाज फुल कर देता था और उस पतली दीवार के पार से मुझे औरतों की चीखें और मर्दों की भारी सांसों की आवाजें सुनाई देती थीं। मैं पूरी रात आंखें खोले बिस्तर पर लेटी रहती और वही गंदी आवाजें बार बार सुनती रहती।
साउथ के वो बड़े बड़े कॉकरोच उस सीलन भरे गंदे टॉयलेट में रेंगते रहते थे। मैंने खुद से कसम खाई थी कि मैं इन कॉकरोचों की तरह इस गंदगी में सड़कर नहीं मरूंगी। आखिरकार जब मैंने पाई जोड़कर थोड़े पैसे बचाए तो मैंने अकाउंटिंग के एक कोर्स में एडमिशन ले लिया। बचपन से ही नंबर्स और गणित के साथ मेरा एक अलग ही कनेक्शन था। मुझे मैथ से मोहब्बत थी, क्योंकि वहाँ शब्दों की तरह कोई हेरफेर नहीं होता। वहाँ सिर्फ ठंडे और साफ नंबर्स होते हैं, जहाँ सही और गलत का सिर्फ एक ही जवाब होता है। मैं खुद को उन नंबर्स की दुनिया में झोंक चुकी थी। मैं भूखों की तरह हर एक फॉर्मूले को अपने दिमाग में कैद कर रही थी, मानो अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगी तो मेरा दम घुट जाएगा। मैं रुक नहीं सकती थी। मैंने एग्जाम्स क्लियर किए, उस गंदे चौल को छोड़ा और एक छोटी सी कंपनी में मुझे नौकरी मिल गई। कंपनी छोटी थी, वहाँ कई गैरकानूनी काम भी होते थे, लेकिन मैं फिर भी उनकी शुक्रगुजार थी कि उन्होंने मुझ जैसी लड़की को एक मौका दिया। मुझे सबसे कम सैलरी मिलती थी, पर मुझे परवाह नहीं थी। मेरे पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, मुझे सिर्फ तजुर्बा चाहिए था। मैं हर एक मौके को अपनी जान मानकर काम करती थी। मैं उस वक्त भी भूखी रहती थी, लेकिन अब मुझे उस भूख की तकलीफ महसूस नहीं होती थी। मैं दिन रात पढ़ती, एग्जाम्स देती, काम करती। मैंने खुद को कभी एक दिन का भी आराम नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि दूसरे ही साल मैं कंपनी की फाइनेंशियल सुपरवाइजर बन गई। तीसरे साल मैं एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में शिफ्ट हो गई। चौथे साल मैंने अपनी जिंदगी के पहले $1,00,000 कमाए। 5वें साल मैंने फिर से जॉब बदली और मुझे विदेश जाकर पढ़ाई करने का मौका मिला, जहां मेरी सैलरी 1,00,000 से सीधे $3,00,000 पहुंच गई। 5वां साल, 6ठा साल, 7वां साल और आखिरकार 10वें साल में मेरे पास खुद का आलीशान घर था, अपनी गाड़ी थी, कीमती गहने, महंगे कपड़े और ब्रांडेड बैग्स थे। एक शांत दोपहर को मैंने अपने लिए एक महंगा मीठा केक ऑर्डर किया और सुकून से बैठ गई। उस मीठे केक के स्वाद ने मेरी जुबान को एक असीम सुकून दिया। मैंने पागलों की तरह बहुत सारा केक खाया और फिर वॉश बेसिन में जाकर सब कुछ उगल दिया। लेकिन उस उल्टी के बाद भी मेरे चेहरे पर एक अजीब सी सुकून भरी और बेहद गहरी खुशी थी। मैं जीत चुकी थी। मैं बेसिन पर झुकी हुई उल्टियां कर रही थी और उल्टियां करते करते ही मेरे मुंह से एक पागलों जैसी हंसी फूट पड़ी। आखिरकार मैंने अपना मुंह साफ किया और अपने आलीशान घर की तरफ वापस चल दी। जो लड़की नर की धधकती आग से खुद को हजारों लाखों बार जिंदा निकाल कर लाई हो, उसे किसी और के सहारे या मसीहा की क्या खाक जरूरत होगी। अपनी जंग मैंने खुद लड़ी थी और खुद को मैंने खुद ही बचाया था। यूनिवर्सिटी शुरू होने के बाद मैंने एक छोटी बच्ची को होम ट्यूशन, प्राइवेट ट्यूटर पढ़ाना शुरू कर दिया था। वह बच्ची बहुत ही प्यारी, संस्कारी और पढ़ाई में अव्वल थी। जब उसका जन्मदिन आया तो उसने बड़े लाड से मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया। मैं उसके लिए एक खूबसूरत सा तोहफा लेकर पहुंची। वह पूरा कमरा 17-18 साल की अलहड़ लड़कियों से खचाखच भरा हुआ था। वे सब आपस में खिलखिला रही थीं, बातें कर रही थीं और अपने आने वाले कल और सपनों को एक दूसरे से शेयर कर रही थीं। मैंने प्लेट से केक का एक बाइट लिया और चुपचाप एक कोने में बैठकर उन सबको देखने लगी। वह एहसास बेहद जादुई था। वह केक वाकई बहुत मीठा था और अब मेरे पेट ने उसे बिना किसी शिकायत के शांति से पचा लिया था। यूनिवर्सिटी की जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी। मैंने अपनी जिंदगी का खोया हुआ बचपन, वो नादान उम्र और अपना भविष्य एक एक टुकड़ा जोड़कर वापस पा लिया था। हालांकि अपनी 28 साल की उम्र में मैं वो सब कुछ पा चुकी थी जिसे दुनिया सफलता कहती है, लेकिन फिर भी मेरे दिल के किसी कोने में उस 18 साल की बेकी गिल के खोए हुए वजूद का दर्द आज भी जिंदा था। जब मैं वापस अपने कैंपस की तरफ लौट रही थी, तभी मेरे फोन की स्क्रीन चमकी। ल्यूक का कॉल था। इस विशाल अटलांटिक महासागर के पार से मैंने फोन उठाया। वहाँ शायद दोपहर का वक्त रहा होगा, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड में गाड़ियों और बाजार का शोर साफ सुनाई दे रहा था। बेकी 7 समंदर पार से ल्यूक की आवाज गूंजी, हैप्पी बर्थडे। मैंने चलते चलते कहा, इंटरनेशनल कॉल्स बहुत महंगे होते हैं, तुम अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो।
ल्यूक ने उधर से अपने दांत भींचे। तुम सच में एक नंबर की बदतमीज लड़की हो। मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। अपनी पिछली जिंदगी में उस बदनाम कान के बाद मैंने ल्यूक का चेहरा कभी दोबारा नहीं देखा था, लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी उससे बेइंतहा नफरत करती रही थी। हर रोज उसे तड़प तड़प कर मरने की बद्दुआएं देती रही थी। हालांकि मैं जानती थी कि मेरी बद्दुआओं में कोई दम नहीं है और वह दुनिया के किसी कोने में ऐश की जिंदगी जी रहा होगा, फिर भी मैं नफरत की उस आग को बुझा नहीं पाती थी। लेकिन इस नई जिंदगी में मैं उस नफरत के बोझ को अपने दिल से हमेशा के लिए उतार देना चाहती थी। तुम्हें एक बात बताऊं ल्यूक, मैंने हवा में देखते हुए कहा, आने वाले कल में मैं एक बहुत बड़ी और कामयाब बिजनेस एग्जीक्यूटिव बनने वाली हूं। ल्यूक ने उधर से एक हल्की सी हंसी हंसते हुए मजाक उड़ाया, फेंकना बंद करो। लेकिन फिर अचानक उसकी आवाज थोड़ी नरम, थोड़ी संजीदा हो गई। वैसे तुम जो कह रही हो वो सच होगा बेकी, तुम वाकई बहुत आगे जाओगी। मैंने हामी भरते हुए एक धुन गुनगुनाई। हाँ, मैं बहुत आगे जाने वाली थी। मेरा बीता हुआ कल, मेरा आज और मेरा आने वाला कल मैं हर हाल में कामयाब होकर दिखाऊंगी। उस दिन के बाद मैं कभी उस शहर और उस घर में वापस नहीं गई। अपनी इस दूसरी जिंदगी में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद भी मैंने कभी मुड़कर नहीं देखा। मेरे डैड मुझे कई बार फोन करते थे, लेकिन मेरा जवाब हमेशा एक ही होता था, मैं बहुत बिजनेस में बिजी हूँ। मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। आखिरकार एक दिन उनका सब्र का बांध टूट गया और वह फोन पर ही पागलों की तरह चीख पड़े, बेकी, क्या पैसों के अलावा तुम्हें दुनिया में किसी और चीज की परवाह नहीं है? तुम इतनी मतलबी कैसे हो गई? मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के फोन पर बड़े ठंडे लहजे में कहा, हाँ डैड, मुझे सिर्फ पैसों की परवाह है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज आपने मुझे सिर्फ इसलिए फोन किया है क्योंकि आपको मुझसे पैसे चाहिए, है ना? उधर से सन्नाटा छा गया। डैड के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्लिक, और मैंने फोन काट दिया। डैड को लगता था कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे उस घर की पल पल की खबर थी। मुझे पता था कि डांस प्रैक्टिस के दौरान डेलिया की रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट आई थी, जिसकी वजह से वह हमेशा के लिए अपाहिज हो चुकी थी और अब कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती थी। उस व्हीलचेयर पर बैठी डेलिया अब इस दुनिया की सबसे चिड़चिड़ी, कड़वी और जहरीली औरत बन चुकी थी, जो अपने आसपास के हर इंसान की जिंदगी को अपनी बदतमीजियों से नर्क बना रही थी। कैली और डैड के बीच अब हर रोज बदसूरत झगड़े होते थे। घर का माहौल पूरी तरह तबाह हो चुका था, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए रत्ती भर भी तरस या हमदर्दी नहीं थी। वो औरत और वो बेटी, उन दोनों को डैड ने खुद मेरी सगी माँ की यादों का गला घोंट कर चुना था। अब जो बोया था उसकी फसल तो उन्हें काटनी ही थी। हम सबको अपनी जिंदगी के फैसलों की कीमत चुकानी पड़ती है और यही उनके कर्मों का वो हिसाब था जो उन्हें जीते जी भुगतना था।